मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। राजनीतिक दलों के बारे में आगे चर्चा करें और विशेष रूप से हम दो अन्य दलों की चर्चा करेंगे। इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी के बारे में पूरा हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज साम्यवादी दल के बारे में चर्चा करते हैं। साम्यवादी दल की स्थापना भारत में M.N. रॉय ने 1925 में की थी। इस साम्यवादी दल की स्थापना के पीछे सोवियत संघ का प्रोत्साहन था और क्योंकि 1917 में सोवियत संघ में क्रांति हो चुकी थी, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, तो सोवियत संघ ने दुनिया के विभिन्न देशों में साम्यवादी दल की स्थापना करने के लिए प्रयास किए और इसी कड़ी में 1925 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के साम्यवादी दल ने इंग्लैंड का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने और पूरे भारत की जनता ने इंग्लैंड का विरोध किया था। और इसी दरमियान भारत छोड़ो आंदोलन भी भारत में हुआ था, लेकिन इन आंदोलनों में अथवा इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में साम्यवादी दल ने भारत के लोगों का साथ नहीं दिया। क्योंकि सोवियत संघ और ब्रिटेन एक साथ जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध लड़ रहे थे, इसलिए भारत के साम्यवादी दल ने इंग्लैंड का समर्थन किया, भारतीयों का विरोध किया। और सबसे मुख्य बात यह है कि जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ भारत में लोकसभा के लिए और विधानसभाओं के लिए, तो 27 सीटें साम्यवादी दल ने जीते थे और इस प्रकार से साम्यवादी दल भारत लोकसभा में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में स्थापित हुआ, काम किया। इसके बाद के निर्वाचनों में भी इसको लगातार सफलता मिलती गई, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति तक कभी नहीं आई। हाँ, 1957 के चुनाव में केरल में इसे स्पष्ट बहुमत मिला। केरल में इसे स्पष्ट बहुमत मिला और केरल में साम्यवादी दल ने अपने दम पर सरकार की स्थापना की, सरकार बनाई। इसके बाद 1964 में साम्यवादी दल में विभाजन हुआ। मैंने इसके पहले भी कहा था कि भारत में एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसमें विभाजन न हुआ हो। तो इस प्रकार से 1964 में साम्यवादी दल में विभाजन हुआ और इसका मूल कारण यह था कि सरकार का समर्थन किया जाए अथवा सरकार का विरोध किया जाए। भारत में कुछ ऐसे साम्यवादी दल में कुछ ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि हम सरकार का समर्थन करें और कुछ ऐसे नेता थे जो सोचते थे कि हमें सरकार का विरोध करना चाहिए, क्योंकि साम्यवादी दल अलग चीज है और भारत की जो सरकार है वह पूंजीवादी प्रवृत्ति की ओर प्रेरित है। इसी प्रकार से इसी सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, जब भारत का संविधान बना था तो इसने उस संविधान को दासता का घोषणा पत्र कहा था। तो हम देखते हैं कि साम्यवादी दल की प्रवृत्ति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, यह इसका विरोध करता था। तो 1964 में विभाजन हुआ और एक गुट कहलाया सीपीआई, भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरा पक्ष कहलाया सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। इस प्रकार से इसका विभाजन हुआ और आगे चल करके उसने कुछ अन्य दलों के साथ अपना मोर्चा बनाया, जिसे लेफ्टिस्ट या वामपंथी मोर्चा कहा जाता है। वामपंथी मोर्चा को पश्चिम बंगाल में बहुत लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिला, बहुत लंबे समय तक, और ज्योति बसु को वामपंथी मोर्चा के मुख्यमंत्री के रूप में, नेता के रूप में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर काम करने का श्रेय मिलता है। तो यह जो सीपीएम है और यह जो सीपीएम है विशेष करके पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में यह अभी भी सक्रिय है। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से सीपीएम का वर्चस्व खत्म हो चुका है और उसका स्थान टीएमसी ने ले लिया है, तृणमूल कांग्रेस ने ले लिया है।
ये है सीपीएम की, सीपीआई की कहानी। अब चलते हैं एक प्रमुख राजनीतिक दल जो अभी उभर रहा है और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। 2011 में अन्ना हजारे ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक आंदोलन की शुरुआत की और इसी आंदोलनकारियों में से कुछ लोगों ने मिलकर के आप राजनीतिक दल बनाया, क्योंकि इन आंदोलनकारियों में से कुछ लोगों का यह कहना था कि केवल आंदोलन करने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, अपितु यदि हम राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ें, सरकार की स्थापना करें, तो भ्रष्टाचार के निवारण में सुविधा होगी। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से इस आंदोलन के कुछ सदस्यों ने, कुछ नेताओं ने मिलकर के आम आदमी पार्टी बनाया और अपना चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू। झाड़ू का मतलब है हम सफाई करेंगे, गंदगी की सफाई। झाड़ू यही काम करता है कि वो गंदगी को साफ करता है। तो इस प्रकार से इन्होंने झाड़ू अपना चुनाव चिन्ह रखा है। अब आप दिल्ली में 2013 में जब चुनाव हुए तो इसमें उसे 28 सीटें मिली और कांग्रेस के समर्थन से इसने अपनी सरकार बना। लेकिन देखिएगा, एक मजे की बात यह है कि कांग्रेस पर शुरू से ही भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है, लेकिन आपने उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई जिस कांग्रेस को वह सबसे बड़ा अपना विरोधी मानती थी। जिस कांग्रेस की सफाई करने के लिए आपने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया, अपने आप को स्थापित किया, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के इसने पहली बार सरकार बनाई। देखिए, सत्ता और कुर्सी व्यक्ति से, राजनीतिक दलों से क्या नहीं करवाता। खैर, इसके बाद जल्दी से दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया। 2015 में चुनाव हुए और 2015 के चुनाव में इसे 70 में से 67 सीटों पर इसको विजय मिली। इसके बाद 2020 में इसे 62 सीटों पर विजय मिली। तो पिछले लगातार 2 कार्यकाल से आपकी सरकार दिल्ली में कार्यरत है। इसकी नीतियां क्या है? इसकी नीतियां वस्तुतः इसकी मूल नीति है भ्रष्टाचार को समाप्त करना। लेकिन जैसे ही 2015 में इसको सत्ता मिली, पूरी सत्ता मिली, इसने केंद्र सरकार के साथ हमेशा अनबन की स्थिति को स्थापित किया। हमेशा हर कार्य में केंद्र सरकार की शिकायत करना, हर चीज में केंद्र सरकार से असहयोग करना। उसके दिमाग में ये बात स्थापित हो गई कि पूरे देश में केवल वही एक राजनीतिक दल है जो पूर्ण तरह से भ्रष्टाचार हीन है, भ्रष्टाचार से मुक्त है, भ्रष्टाचार से बिल्कुल ऊपर है, और वही एक केवल ईमानदारी से शासन कर सकती है। बाकी भारत में जितने भी राजनीतिक दल सब के सब करप्ट है, भ्रष्ट है। तो उसका पहला कार्यकाल 2015 से लेकर 2020 तक केवल इसी चीज में बीता कि केंद्र सरकार भ्रष्ट है, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार से हमको अधिक शक्तियां चाहिए। यही चीज हमेशा उसका रुख रहा, हमेशा उसका दृष्टिकोण रहा। परिणाम स्वरूप 5 साल तक सुबह कोई काम नहीं कर पाई। लेकिन अब धीरे धीरे करके उसके दिमाग में बात समझ में आने लगी है कि केंद्र सरकार से यदि हमेशा आप अदावत करेंगे, बगावत करेंगे, आप आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ सकते। वैसे भी एक बात महत्वपूर्ण यह है कि जो आंदोलनकारी होते हैं, आंदोलनकारियों का दृष्टिकोण नकारात्मक होता है, और नकारात्मकता को यदि आप अपने दिमाग में बिठाए रखते हैं तो आप शासन कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि शासन तब चलता है जब आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मक दृष्टिकोण हो। और यही चीज की कमी हम आप दल में पाते हैं। वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं, इन्हीं व्यवस्थाओं से होते हुए इसके पहले भी कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं। किसी को भी अपनी वर्तमान शक्तियों से, कार्यों से, पावर से कोई शिकायत नहीं रही। थोड़ी बहुत रही, लेकिन अधिक शिकायतें नहीं रही।
लेकिन जैसे ही आपकी सरकार बनी वैसे ही उसने केंद्र सरकार से शिकायत करना शुरू कर दिया कि आप हमको वो शक्ति दो, वो शक्ति दो, वो दो, सब तमाम चीजें दो। तो इस प्रकार से यदि आप हमेशा दूसरे के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, सकारात्मक दृष्टिकोण से शासन आप नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन राजनीतिक दलों को अभी तक, इसके पहले तक वह सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताती रही, आज उन्हीं सभी दलों से इसने हाथ मिला लिया है, क्योंकि सत्ता कुर्सी व्यक्ति से, राजनीतिक दल से क्या नहीं करवाता। ये सबसे बड़ी विडंबना है आप दल की कि जिस भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य को लेकर के इस राजनीतिक दल की स्थापना की गई, उसी दल के यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री आज वर्षों से जेल में पड़े हैं, आज तक उन्हें जमानत तक नहीं मिली। इससे बढ़कर और विडंबना और क्या हो सकती है। तो ये है आप दल। हाँ, इसको लोकप्रियता लगातार मिली क्योंकि पंजाब में भी इसने अपनी सरकार की स्थापना कर दी है। लेकिन यह आप दल जो है, जरा सोचिए कि आप दल ने श्रीमती शीला दीक्षित की कटु आलोचना की थी क्योंकि उनके बंगले में 10 से ज्यादा एसी लगे थे, एयर कंडीशनर्स लगे हुए थे, और उसी आप दल के मुख्यमंत्री के बंगले के रिनोवेशन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपया खर्चा किया है। और उस पर भी तुर्रा यह कि एक पर्दा भी वहां पर 1-1 करोड़ रुपए का है। ये भ्रष्टाचार। तो जो लोग भ्रष्टाचार की शिकायत करते हैं वही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का मार्ग अपनाते हैं। तो ये हम इसके आधार पर देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आप पार्टी केवल लोक लुभावने नारी देती है और लोगों को फ्री में सब चीजें देने का प्रयास करती है। सोचिए, निर्भया कांड का एक आरोपी जो दंडित किया गया था, उसको 10 लाख रुपए और एक सिलाई मशीन देने का तुक क्या है। निर्भया कांड कितना भयंकर कांड हुआ था हमारे देश में, उसके एक आरोपी को आपकी सरकार ने सिलाई मशीन दिया और 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। ये इसका भ्रष्टाचार निवारण करने वाली पार्टी का कार्य है। तो खैर, इस पर और आगे चर्चा होगी। हाँ, अब थोड़ा देखें राज्य स्तरीय दलों के बारे में। राज्य स्तरीय दलों के अंतर्गत देखिएगा, भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, 54 राज्य स्तरीय दल हैं और 2597 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। ये राष्ट्रीय दलों और राज्य स्तरीय दलों, इसके बारे में समीक्षा प्रत्येक 2 चुनावों के बाद चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है और उस आधार पर फिर से दलों का आकलन किया जाता है, फिर उन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्रदान की जाती है। तो इसमें आगे पीछे घटपड़ होते रहता है। और 2597 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं आज की तारीख में। गैर मान्यता प्राप्त का मतलब ये राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, लेकिन चूंकि इनके कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं हो सके हैं विधानसभा में या लोकसभा राज्यसभा में, इसलिए इनको गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के दल हैं। कुछ ऐसे दल हैं जो 3 राज्यों में व्याप्त हैं, 3 राज्यों में ये इनके सदस्य निर्वाचित होकर के विधानसभाओं पहुंचे हैं। कुछ ऐसे दल हैं जो 2 राज्यों तक जिनकी पहुंच है, या कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जो केवल एक ही राज्य तक सीमित है। उनकी थोड़े से संक्षिप्त में चर्चा करें। जैसे 3 राज्यों में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिम बंगाल में अपने सरकार की स्थापना करके काम कर रही है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में भी, यह 2 अन्य राज्यों में भी इसके प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, इसके सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार से सीपीआई, साम्यवादी दल, और फिर जेडी, सेक्युलर, जनता दल, पंथ निरपेक्ष, यह कर्नाटक में इसका विशेष रूप से अस्तित्व है। इसमें और भी अन्य
राज्य हैं जहां पर कि इसका अस्तित्व है, मतलब कि एक तो सदस्य निर्वाचित होते रहे। इसी प्रकार से जेडी जनता दल यूनाइटेड, यह बिहार में है और ये 3 राज्यों बिहार और अन्य राज्यों में है, मुख्य राज्य ये है। इसी प्रकार से 2 राज्यों में जो राजनीतिक दल ज्यादा सक्रिय हैं, ये हैं AIADMK। ये क्या है AIADMK? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। डीएमके की स्थापना नायकर ने की थी, डीएमके की स्थापना तमिलनाडु में हुई थी। इसका मूल आधार था एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी हिंदुस्तान। ये नायकर जो तमिलनाडु के थे, इनका मुख्य नारा था और डीएमके ने इसी चीज को अपना आधार बनाया। अन्नादुराई की मृत्यु के बाद, अन्नादुराई इसके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु मेरा ख्याल है 68 या 69 में हुई थी। इसके बारे में एक मजे की बात बताएं, अन्नादुराई को ऐसी बीमारी थी कि उसमें उनका पल्स, मतलब सांस रुक जाती थी कुछ घंटों के लिए, फिर उनकी सांसें फिर चलना शुरू हो जाती थी। तो जब सांस लेना कोई आदमी बंद कर देगा तो स्वाभाविक है ये समझे कि उसकी मृत्यु हो गई। तो हम उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। हाई स्कूल में क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते थे, अच्छा उनका नाम था, तो रेडियो से समाचार आया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अन्नादुराई की मृत्यु हो गई। प्राचार्य ने सभी छात्र छात्राओं को एकत्र किया, हमने शोक मनाया, 2 मिनट मौन रह करके अपनी श्रद्धांजलि दी, छुट्टी हो गई। इसके 2 घंटे के बाद जब हमारी छुट्टी हो गई स्कूल से, इसके 2 घंटे के बाद फिर से रेडियो में समाचार आया अन्नादुराई जीवित है। सबको अफसोस हुआ, खैर हमको तो छुट्टी मिल गई थी। इसके 2 दिन के बाद फिर से ऐसा समाचार आया अन्नादुराई जी की मृत्यु हो गई। फिर से प्राचार्य ने सभी छात्र छात्राओं को बुला करके शोक सभा बुलाया, हमने फिर से शोक संवेदना व्यक्त किया, 2 मिनट मौन रह करके, उस दिन भी छुट्टी हो गई। इसके 2-3 घंटे के बाद फिर से समाचार आया कि अन्नादुराई जीवित हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जीवित हैं। फिर अफसोस हुआ। अब 2 दिन के बाद फिर से समाचार आया कि अन्नादुराई जी की मृत्यु हो गई। इस बार प्राचार्य महोदय ने सोचा कि अब हम शोक सभा नहीं मनाएंगे, और उस समय तब वास्तविक रूप में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो डीएमके में अन्नादुराई की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ। इसके 2 उत्तराधिकारी हुए, एक थे करुणानिधि और दूसरे थी जयललिता। इनके बीच सत्ता संघर्ष हुआ। डीएमके करुणानिधि के नेतृत्व में अलग हो गया और अन्ना जी के नाम से और अन्नादुराई के नाम से फिर ऑल इंडिया ADMK, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के नाम से जयललिता ने उस दूसरे गुट का नेतृत्व किया। दोनों की सरकारें एक एक करके क्रमिक रूप में बनती रही, बिगड़ती रही, और दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब बदला बनाया। दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से अपमानित किया, दूसरे ने पूरा बदला लिया। जैसे सत्ता उसके हाथ में आई तो ये तमिलनाडु और पांडिचेरी में ये दोनों दलें ज्यादा सक्रिय हैं। इसी प्रकार से ये डीएमके हुआ। फिर मुस्लिम लीग भी विशेष करके केरल में यह ज्यादा सक्रिय है। और एनसीपी ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की पार्टी है, जो कि बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में सक्रिय है और गोवा में भी है थोड़ा बहुत। इसके बाद टीडीपी तेलुगु देशम, इसकी स्थापना एन.टी. रामाराव ने की थी 1982 में। एन.टी. रामाराव का नाम राज्यपाल के चैप्टर में आ चुका है कि 1982 में एक तेलुगु अभिनेता एन.टी. रामाराव ने इस दल की स्थापना की थी। और चूंकि रामाराव अनेक फिल्मों में भगवान का रोल कर चुके थे, इसलिए पूरे तेलुगु में उनको बहुत लोकप्रियता मिली और उन्होंने अनेक प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई और लंबे समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के बाद फिर से सत्ता के
लिए उत्तराधिकारियों में संघर्ष हुआ, तेलुगु देशम का विभाजन हुआ। और वर्तमान समय में चंद्राबाबू नायडू ये तेलुगु देशम के अध्यक्ष हैं और ये चंद्रबाबू नायडू रामाराव जी के दामाद हैं। मतलब पार्टी परिवारवाद यहाँ पर भी आ गया। इसी प्रकार से YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ज्यादा सक्रिय है। एक राज्य में जो अधिक सक्रिय हैं उसमें AIMIM, ओवैसी का नाम आप जानते होंगे, यदि समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी में कोई समाचार देखते हैं तो ओवैसी का नाम आपको याद ही होगा। तो ये तेलंगाना में सक्रिय है। इसी प्रकार से AGP असम गण परिषद, असम गण परिषद असम में सक्रिय है और इसकी स्थापना बंगला विरोधी लोगों के बंगला का विरोध करने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि बांग्लादेश से लाखों की संख्या में शरणार्थी आकर के असम में बसने लगे थे और इसको सरकार नियंत्रित नहीं कर रही थी। और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि असम के लोगों को महसूस होने लगा कि इन बंगालियों के कारण, इन शरणार्थियों के कारण हमारी असमी संस्कृति खतरे में पड़ रही है। और तब जाकर के असम के छात्रों ने मिलकर के आंदोलन किया। लंबे समय तक इनका आंदोलन चला और असम गण परिषद की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार से AD या अकाली दल, जो कि पंजाब में ज्यादा सक्रिय है, पंजाब में इसको सरकार बनाने का, शासन संचालन करने का लंबा अवसर मिला है। फिर बीजेडी उड़ीसा में सक्रिय है। बिजू पटनायक ने इसकी स्थापना की थी 1997 में। उसके बाद उनके पुत्र नवीन पटनायक लंबे समय से उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। फिर SS शिवसेना महाराष्ट्र में ज्यादा सक्रिय है। इसको सरकार बनाने का भी मौका मिला। अभी वर्तमान समय में शिवसेना अंदरूनी संघर्ष है, गुटबाजी से या विभाजन से जूझ रहा है। और इसके बाद BRS भारत राष्ट्र समिति जो तेलंगाना में सक्रिय है। तो ये इस प्रकार से राज्य स्तरीय अनेक प्रकार के दल हैं। इन सभी राजनीतिक दलों में एक बात तो है कि इनमें से लगभग 95% राजनीतिक दलों का कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई आदर्श नहीं। इनका एकमात्र आदर्श है कुर्सी प्राप्त करना। और कुर्सी प्राप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं। हजारों की संख्या में राजनीतिक दलों का होना यह बताता है कि भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था अभी तक परिपक्व नहीं हुई है। तीसरी चीज, प्रायः सैकड़ों दल उन नेताओं ने स्थापित किए हैं जो किसी दल में पहले थे, वहां पर उन्हें पद नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो अपने चेलों चपाटों के साथ मिलकर के उन्होंने अलग अपना दल बना लिया। इनका कोई आधार नहीं। और कुछ और ऐसे भी कई दल हैं जो केवल परिवारवाद के आधार पर चल रहे हैं। यहां तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी परिवारवाद पर आधारित हो गया है। तेलुगु देशम को लीजिए, समाजवादी दल को लीजिए, अकाली दल को लीजिए, और फिर अन्य जितने भी दल हैं, उनमें से सैकड़ों ऐसे दल हैं जो कि पिता के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये सब इस प्रकार से क्रम से एक ही परिवार के लोग पूरे दल का संचालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत में राजनीतिक दलों की बहुतायत है। इतना अधिक राजनीतिक दलों का होना किसी भी दृष्टि से स्वस्थ प्रजातंत्र का प्रतीक नहीं माना जाता। इन राजनीतिक दलों की आदत है, यदि चुनाव में हार गए तो EVM में गड़बड़ी है, चुनाव में जीत गए सब ठीक है, चुनाव में हार गए तो अनेक प्रकार के आरोप EVM पर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लगाते हैं। मतलब कि यदि हम हार गए तो पूरी व्यवस्था खराब है, हम जीत गए तो बल्ले बल्ले। हर कोई तो जीत नहीं सकता, एक जीतेगा बाकी सब हारेंगे। तो इस प्रकार से जैसे एक बार CR कहीं पर चिल्लाना शुरू करता है हुआ, तो उसके साथ जितने भी CR होते हैं सब
हुआ बोल कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यही प्रवृत्ति भारत में राजनीतिक दलों में पाई जाती है। जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, भ्रष्टाचार में सब के सब आकंठ डूबे हुए हैं। इन राजनीतिक दलों को जो भी पैसा मिलता है, जहां से पैसा मिलता है, इसका हिसाब देने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। ये इनकम टैक्स से मुक्त होते ही इन्हें जैसे ही सत्ता मिलती है या कहीं पर भी इनको राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय स्तर का दल की मान्यता मिलती है, वैसे ही इनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राज्य राजधानी क्षेत्र में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो अपना कार्यालय स्थापित कर सके। तमाम प्रकार की सुविधाएं लेंगे, लेकिन केवल लोक लुभावन, और भारत की जनता भी केवल ऐसे लोक लुभावन नारों पर रीझ जाती है और ऐसे लोगों को वोट दे करके सत्ता दिलाती है। हम लोगों की मानसिकता है, हम फ्री में सब चीजें चाहते हैं, लेकिन सरकार अपने पॉकेट से तो देती नहीं, वह जनता से वसूल करती है टैक्स के रूप में, और जनता पर ही खर्चा करती है। यदि कोई राजनीतिक दल इसी प्रकार से फ्री बीस में देता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दिवालिया के कगार पर पहुंच जाएगा। वेनेजुएला की हालत हम देख रहे हैं। वेनेजुएला इस जमाने में तेल के बारे में इतना संपन्न था, तेल के पेट्रोलियम पदार्थों के कारण, कि वो दुनिया के संपन्न देशों में उसकी गणना होती थी। लेकिन जब उसने फ्री में सबको देना शुरू किया तो फोकट का पाए मर्द लिखाए, ये स्थिति आई। वेनेजुएला दिवालिया बन चुका है। तो फ्री बीज देने के पहले सरकार को सोचना चाहिए कि जो हम फ्री में जनता को दे रहे हैं उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति कैसी होगी। और दुख की बात यह है कि हमारे देश का कोई भी राजनीतिक दल इन चीजों के बारे में नहीं सोचता। तो एक परिपक्व राजनीतिक व्यवस्था के लिए, एक परिपक्व राजनीतिक दलों की व्यवस्था के लिए एक लंबा रास्ता हमको तय करना होगा। तब जाकर के जो राजनीतिक दल बनेंगे वो सब राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होंगे, जिनके लिए सिद्धांत मुख्य होगा, आदर्श को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जिनके लिए सत्ता या कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसी के साथ राजनीतिक दल का यह अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।